मैं गांव में एक गरीब किसान का बेटा था और मेरे पापा गांव के प्रधान के यहाँ उनके खेतों पर काम करते थे और उनके महंगे नस्लों के जानवरों की देखरेख करते थे। मेरे पापा चाहते थे कि मैं पढ़ लिख कर उनके यहाँ मुंशी लग जाऊं, लेकिन मेरे तकदीर में जो लिखा था उसे तो कोई मिटा ही नहीं सकता था। मैं चौहान जी के सामने खड़ा काँप रहा था। उन्होंने आधी रात को मुझे बुलाया था और मुझे हुक्म दिया था कि तुम मेरी बेटी से शादी करोगे। मैं तो अनपढ़ जाहिल गंवार सा लड़का था, उस घर का नौकर था। भला ये कैसे हो सकता था? चौहान जी की पढ़ी लिखी बेटी सामने खड़ी रोई जा रही थी। चौहान साहब ने उसके हसीन चेहरे पर कालिक लगा दी थी। वह उससे यही कहे जा रहे थे, तूने हमारी इज्जत खाक में मिला दी है। काश जिस दिन तू पैदा हुई थी उसी दिन मर जाती, या उसी दिन मैं तेरा गला ही दबा देता, या तेरा श्राद्ध इसी बंगले में कर देता। गुस्से में पता नहीं अपनी बेटी को क्या कुछ कहते जा रहे थे। फिर उन्होंने अपनी बेटी की शादी मेरे साथ करवा कर उसे मेरे हवाले कर दिया। अब वह मेरी पत्नी बन गई थी। मैं उसे अपने कच्चे से मकान में ले आया था। मैं जैसे ही उसके पास गया तो उसने चीखना शुरू कर दिया, और जो बात मुझे बताई मेरे जिस्म से जान ही निकल गई थी, क्योंकि चौहान जी ने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया था। मेरा नाम पिंटू है। मैं बिहार के गांव का रहने वाला था। मेरे पापा का नाम ओम प्रकाश था। मम्मी का नाम लाजवंती था। हम 3 भाई बहन थे। 2 बहनें मुझसे छोटी थीं। मैं सबसे बड़ा था। मेरे पापा गांव के पास शहर में मुखिया जी के यहाँ नौकर थे। मैं बचपन से यही कुछ देखता आ रहा था। मेरे पापा भी हमेशा उन लोगों के काम किया करते थे और बदले में वे हमें थोड़े बहुत पैसे राशन वगैरह डलवा दिया करते थे, और यूं ही ज़िंदगी का पहिया चल रहा था। मैंने सोच लिया था मैं कभी भी उन लोगों की गुलामी नहीं करूँगा, क्योंकि मैं बचपन से ही ये सब देखता आ रहा था। उन लोगों ने अपनी ज़मीनों पर मेरे पापा और हमारे जैसे बाकी घरों के लोगों को गुलाम ही बना लिया था, और सारा दिन वहाँ पर गधे और घोड़े की तरह काम करवाते थे, और दिन को उन्हें एक वक्त का खाना दिया जाता था। फिर महीने के बाद पैसे दिए जाते थे, जितने बड़ी मुश्किल से ही हम लोगों का गुजारा हो पाता था, और ख़ुद उस फसल से बहुत सारे पैसे कमाए जाते थे। मेरे पापा को बहुत शौक़ था कि मैं पढ़ लिख जाता तो उनका सहारा बन जाता। एक दिन पापा ने मुझे कहा कि पिंटू, मैं चाहता हूँ कि तुम बहुत पढ़ लिख जाओ और फिर तुम चौहान साहब के बंगले पर मुंशी लग जाओ। मुझे पापा की ये बात बहुत बुरी लगी थी, जबकि उस वक्त मैं इतना पढ़ा भी नहीं था। मगर फिर मेरे दिल में ये इच्छा थी कि मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा। तो मैंने पापा से कहा कि पापा, मैं चौहान के बंगले पर जाकर काम कभी नहीं करूंगा। तो पापा ने कहा कि बेटा, वे अच्छे लोग हैं, वरना कभी तुम दूसरे गांव वालों के साथ होता हुआ व्यवहार देखोगे तो तुम्हें यूं लगेगा कि हम तो स्वर्ग में रह रहे हैं। और उस वक्त माँ ने मुझे आँख से इशारा किया, और मैं माँ का इशारा समझ गया था कि उन्होंने कहा था कि तुम चुप हो जाओ। इसलिए पापा से कहा था, ठीक है, मैं आपका दिल रखने के लिए ज़रूर पढ़ूंगा। और फिर मैं वहाँ से बाहर खेलने चला गया था। हम सारे दोस्त खेलने जाया करते थे और देखा करते थे कि चौहान जी का बंगला बहुत बड़ा था। वहाँ पर रोज़ नई गाड़ियाँ आती जाती रहती थीं। मैं उस बंगले को अक्सर बड़े चाहत से देखा करता था और सोचता था कि हम भी तो इसी गाँव के रहने वाले हैं, फिर हमारे पास रहने के लिए अच्छा मकान क्यों नहीं है? हमारे रहने के लिए सिर्फ झुग्गी झोपड़ी क्यों थी? जो चौहान जी के यहाँ काम करता था, उनके 2-2 कमरे पक्के के बनवा दिए गए थे। हम उसी में रहा करते थे, लेकिन हमारा भी तो हक था कि हम अच्छे खाएं पिएं, अच्छे से रहें। हम लोग बड़ी चाहत से उस बंगले को देखा करते थे, मगर क्या मालूम था, जब मैं उस हवेली को देखूंगा तो मुझे उसको देखने की कभी इच्छा नहीं होगी, बल्कि मजबूरी में देखूंगा। वहाँ पर उनके बच्चे भी खेलने आया करते थे, मगर वह साफ़ सुथरे और बहुत खूबसूरत कपड़ों में होते थे। उनके पास नए नए तरह के खिलौने हुआ करते थे, जबकि हम लोग हसरत से बस वे सब देखते रह जाते थे, क्योंकि हमें मालूम था कि हम मर भी जाएंगे तो भी ये खिलौने कभी नहीं खरीद सकते। वे लोग सच में बहुत खुशनसीब थे जिनके माँ बाप ने उनको इतने इतने महंगे खिलौने लेकर दिए हुए थे। उनके पास उस रंग के खिलौने होते थे और हम उन खिलौनों को देखने के लिए चले जाते थे, जैसे कोई बाहर विदेश से कोई म्यूजियम में चला आए और हैरानी से सारी चीज़ें देखता रहे। ये क्या है, उसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, कैसे इस्तेमाल होता है, वगैरह वगैरह। हमारा सारा बचपन हसरतों और इच्छाओं में ही बीत गया था। और गांव वालों की तरह हमारे गांव का चौहान इतना जालिम तो नहीं था, मगर फिर भी मुझे वे लोग अच्छे नहीं लगते थे, क्योंकि जब मैं देखता था माँ सारा दिन बंगले में काम करती रहती थी, और एक दिन मैं पापा के साथ उस बंगले में चला गया था जहाँ पर चौहान जी सारा दिन अपने चेलों के साथ बैठे रहते और नए फैसले होते थे। नए खिलौने देखने के लिए हम वहाँ चले जाते थे, और जब उनके बच्चों का खिलौना देखते हमारे साथ खेलने आते थे, हमें यूँ लगता था जैसे हमने कोई बहुत बड़ी अजीब चीज़ देख ली हो। अपने सारे बचपन को टटोला जाए
तो यही दास्तान निकलती थी। फिर जब धीरे धीरे मुझे थोड़ी समझ में आने लगी और मैं ये देखने लगा कि बंगले वाले बच्चे भी कैसे स्कूलों में पढ़ने जाया करते थे, मेरे अंदर भी पढ़ने की लगन पैदा हो गई थी। लेकिन मैं उनके सारे खिलौने लेना चाहता था जो उनके पास थे, और पापा मुझे यही कहते थे, ये उनको खिलौने इस वजह से मिले हैं क्योंकि वह अच्छा पढ़ते हैं, और फिर इस वजह से जो चाहते हैं उनको मिल जाया करता है। तो मैंने एक दिन माँ से पूछा कि माँ, जब हम पढ़ लिख जाएंगे तो उसके बाद हमारी जो इच्छा होती है वह सब पूरी होगी? तो माँ मेरी तरफ मुस्कुराते हुए बोली, हाँ बिल्कुल बेटा, ऐसा ही है। जब तुम पढ़ लिख जाओगे तो फिर तुम्हें बहुत अच्छी नौकरी भी मिल जाएगी, और चाहो तो तुम पैसे इकट्ठे करके कोई कारोबार भी कर लोगे, और फिर तुम जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। दुनिया की हर चीज़ तुम्हारे कदमों में होगी। और फिर पता नहीं क्या सोचकर मैंने माँ से कहा कि माँ, मैं बंगले में कभी भी नौकरी नहीं करना चाहता। जबकि माँ मुझे यही कहती थी कि जब तुम पढ़ लिख जाओगे तुम्हारे अंकल परवीन की तरह तुम्हें बंगले पर मुंशी रखवा देंगे। जबकि आप जानती हैं अंकल के साथ वहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता। उसकी वजह शायद ये थी कि मैं वहाँ पर उन लोगों के साथ होता हुआ व्यवहार देख चुका था जो सारा सारा दिन उनकी नौकरी करते रहते थे, मगर फिर भी उनको हर पल डांटा जाता था, धुतकारा जाता था और ज़रा सी बात पर टोका जाता था। और बच्चे होने के नाते मुझे ये सब कुछ बिल्कुल भी पसंद नहीं था। माँ मेरी बात सुनकर गहरी सोच में जाते हुए अपना सर हिला दिया और कहा, पिंटू, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तुम्हारा बाप असल में नमक हरामी नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसको लग रहा था अगर हम लोगों ने अपनी नस्लों को भी उनकी सेवा के लिए नहीं रखा तो ये नमक हरामी हो जाएगी। जबकि तुम इस चीज़ से बेफिक्र हो जाओ और तुम अपने बाप को कुछ भी नहीं बताओगे। तुम चुपचाप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दोगे, और उसके बाद जब तुम बहुत अच्छा पढ़ लिख जाओगे तो देखना तुम्हें शहर में ही कोई बहुत अच्छी नौकरी मिल जाएगी, और फिर तुम वहाँ पर ही छोटा सा घर ले लेना और वहाँ पर ही रहना। तो मैंने माँ की तरफ देखा और कहा कि क्या मैं वहाँ पर अकेला रहूँगा? तो उन्होंने कहा, बिल्कुल भी नहीं। अकेले क्यों रहोगे? हम तुम्हारी शादी कर देंगे। तुम अपनी पत्नी के साथ वहाँ पर रहना, फिर तुम्हारे बच्चे होंगे और तुम्हारी अपनी फैमिली हो जाएगी। लेकिन मुझे ये सौदा मंजूर नहीं था। तो मैंने कहा कि नहीं माँ, मैं आप लोगों को छोड़कर कभी नहीं जाऊँगा। तो उन्होंने कहा कि बेटा, बाद की बातें हैं और ये बाद में ही देखी जाएगी। तुम पहले अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। जब तुम पढ़ लिख जाओगे उसके बाद तुम्हें फैसला करने में और हर चीज़ को समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। जबकि मुझे क्या मालूम था, किस्मत और वक्त मेरे लिए कुछ और ही तय करके बैठी हुई है। मैंने 10वीं पास कर ली और सोचा कि अब पुलिस में नौकरी के लिए फार्म भर देता हूँ। हमारे घर की समस्याएं बहुत ख़राब हो रही थी, क्योंकि अब हम बड़े हो गए थे, हमारे खर्चे भी बढ़ गए थे और बहनों की शादियाँ भी करनी थी। सारे खर्च अब बदल गए थे। कभी मैं खिलौनों के लिए पढ़ना चाहता था, लेकिन अब मैं अच्छी नौकरी कर लेने के लिए पढ़ना चाहता था। मैंने एक दिन पापा से कहा, मैं पुलिस में फार्म भर देना चाहता हूँ। मगर पापा ने मना कर दिया और कहा कि बेटा, पुलिस में तो बहुत बड़े बड़े स्कूलों से जो पढ़कर जाते हैं वही भर्ती होते हैं, हम जैसों के लिए पुलिस नहीं बनी। लेकिन मैंने अपने दोस्त से ये बात सुन चुका था, वहाँ पर सिर्फ 12वीं कर लेने के बाद ही फार्म भर दी जाती है। इसलिए मैंने दिल में तय कर लिया था कि अब कुछ भी हो जाए पुलिस में ज़रूर जाऊँगा। मैंने सोचा था कि वहाँ पर मुझे सरकार की तरफ से घर भी मिल जाएगा। यहाँ पर उन चौहानों की हमें चापलूसी नहीं करनी पड़ेगी और उनकी चापलूसी से भी मेरे माँ बाप की जान छूट जाएगी। फिर शहर में कहीं अच्छी जगह पर मैं अपनी बहनों की शादी भी कर दूंगा। इस वक्त मैंने सिर्फ 12वीं पास किया था, मगर मैंने बहुत कुछ सोच लिया था। शायद इसलिए कहते हैं अकल और समझदारी भी उम्र से नहीं आती, बल्कि ये तो एक्सपीरियंस के साथ आती रहती है। इसलिए एक दिन मैंने माँ से कह दिया कि शहर में जाकर पुलिस की नौकरी के लिए फार्म भर देता हूँ। अगर मैंने अच्छा टेस्ट दिया तो मैं ज़रूर पुलिस में भर्ती हो जाऊँगा और फिर वहीं पर नौकरी करूँगा। इंसान कुछ और सोचकर बैठा होता है और किस्मत तो उसके लिए हमेशा वही कुछ लेकर बैठी होती है जो पता नहीं कब हमारी किस्मत में लिख दी जाती है। मैंने जब माँ को अपने शौक़ के बारे में बताए, साथ ये भी बताया कि पापा इस बात के लिए कभी भी तैयार नहीं होंगे, क्योंकि मुझे कई दिनों से कह रहे थे, तुमने 12वीं पास कर ली है, अब तुम मुंशी से ज़्यादा काबिल हो गए हो। तो मैं सोच रहा हूँ किसी दिन तुम मेरे साथ चलो, मैं चौहान जी से बात करूँगा, वह तुम्हें अपने साथ रख लेंगे। लेकिन मैं उनको नहीं बता सकता था। मुझे यहाँ पर नौकरी करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मैं पापा की बहुत इज्जत करता था, उनके मुंह पर मना नहीं कर सकता था, क्योंकि मुझे अच्छी तरह पता था कि उनको बहुत शौक़ था कि मैं चौहान जी के बगले में मुंशी लग जाऊँ। उन्होंने तो शायद मुझे इसलिए ही इतना बड़ा किया था। चौहान जी मुझे अपने साथ रख लेंगे। माँ ने मुझे कहा कि तुम फिक्र ना करो, तुम ऐसा करो कि तुम वहाँ पर जो टेस्ट देना है, जो पेपर देना है, वह दे आओ। अगर तुम वहाँ पर लग जाओगे
तो मैं तुम्हारे पापा को किसी न किसी तरह तो मना ही लूँगी। लेकिन अगर भगवान ना करे तुम वहाँ पर नहीं लगोगे तो ये ना हो कि ये वाली नौकरी भी हाथ से चली जाए। तुम्हें पता है कि तुम्हारे माँ बाप उसी बंगले में काम करते हैं, फिर गाँव के लोग हैं तो फिर वह तुम्हें वैसे ही ताने देते रहेंगे तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए अच्छा है कि तुम पहले वहाँ पर जाकर अपना फार्म दे आओ, और अगर तुम्हें लगता है कि वहाँ तुम्हें रख लिया जाएगा तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर तुम पुलिस में भर्ती नहीं हुए तो कोई बात नहीं, तुम परेशान मत होना, वापस आ जाना। मैं जानता था कि माँ का बहुत बड़ा सपना था मैं पुलिस में चला जाऊँ, क्योंकि उन्हें मालूम था अगर यहाँ पर रहूँगा तो फिलहाल ये सब बातों से बच नहीं पाऊँगा, सारी ज़िंदगी फिर गुलामी करते हुए बीत जाएगी। पापा उन दिनों फसलों की कटाई करने खेतों पर चले गए थे और वे रात भी वहीं पर ही बिताया करते थे। करीब 1 हफ्ता वहाँ पर बिताते थे, फिर फसल वगैरह काट करके उसको ठिकाने लगाकर वापस आया करते थे। उन दिनों मेरे पास बहुत अच्छा मौका भी था, मैं जाकर पुलिस में भर्ती के लिए अप्लाई कर सकूं। पापा शायद मुझे इसलिए मना करते थे क्योंकि उनको उस चीज़ का यकीन हो चुका था कि पुलिस में सिर्फ बड़े बड़े स्कूलों से पढ़े लिखे बच्चों को ही रखा जाता है, इसलिए वे नहीं चाहते थे कि मैं वहाँ पर जाऊँ। जब वे लोग मुझे ना रखेंगे तो मेरा दिल टूट जाएगा, लेकिन ये बात मुझे खुद नहीं कहते थे क्योंकि मैं निराश ना हो जाऊं। मेरे पापा के प्यार का तरीका भी बड़ा अजीब था, इसलिए उन्होंने पता नहीं कब से मेरी आसानी के लिए ये आसान सी नौकरी अपने तरफ से चुन लिया था। खैर मैं शहर में चला गया और मेरे साथ मेरा एक दोस्त भी था जिसका बड़ा भाई पुलिस में पहले से था। उनकी मदद से हमने वहाँ पर फार्म भर दिए। इतना बड़ा दफ्तर, ये सब कुछ देखकर मुझे डर लग रहा था। यूँ लग रहा था कि जो सपना मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सपना था, जिसको मैं स्वीकार करने से भी डर रहा था, और आज मैं वहाँ पर खड़ा था। आज मुझे वहाँ बहुत डर लग रहा था। अगर मेरा ये सपना टूट गया तो क्या होगा? पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था। अगर मेरा ये सपना टूट गया तो मैं भी टूट जाऊँगा। इसलिए मैंने भगवान से बहुत प्रार्थना की और मैं अपना वहाँ पर टेस्ट देकर आ गया। इम्तिहान में तो मेरे नंबर अच्छे आए थे। मेरे दोस्त के भाई ने मुझे यकीन दिलवाया था कि हम दोनों पुलिस में भर्ती हो जाएंगे, लेकिन मैंने यही सोचा था कि ये तो उसका भाई है, ये ज़रूर सिलेक्ट हो जाएगा, शायद मेरे साथ ही कोई समस्या हो जाएगी, जबकि मुझे अपनी कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी। सारे टेस्ट वगैरह जमा हो गए थे, हम टेस्ट वगैरह देकर हम लोग वापस आ गए थे। जब मैं घर आया तो सभी बेचैन लग रहे थे, उनको ये लग रहा था कि मैं अभी ही कोई खुशखबरी लेकर आऊँगा। माँ ने मुझसे कहा था क्या हुआ? तो मैंने कहा माँ, उन्होंने कहा है कुछ दिनों बाद शायद खत आ जाए, अगर उनको मैं समझ में आ गया तो ज़रूर आ जाएगा। मेरी माँ और मेरी बहनों ने घर में कीर्तन करवाए, भजन करवाए। मैं रोज़ गांव के पोस्ट ऑफिस में जाकर बैठ जाता कि शायद डाकिया आ जाए, और एक दिन डाकिया आ गया और मैं भागकर उसके पास गया और कहा क्या लाए हो? तो उसने कहा कि यहाँ कोई पिंटू नाम का लड़का है, उसके लिए खत आया है। तो जब मैंने उसको खोला तो मैंने ज़मीन से मिट्टी उठाकर अपने माथे पर लगा लिया। मेरी वहाँ पर सिलेक्शन हो गई थी और मुझे यकीन नहीं हो रहा था। मैं जब वापस आया और माँ को खुशखबरी सुनाई और बहनों को, तो सब ही खुशी से रोने लगी थी। वैसे भी हम गरीबों के लिए बहुत बड़ी बात थी। माँ ने तो जल्दी से गुड़ का मीठा चावल चूल्हे पर चढ़ा दिया था और मोहल्ले में सभी को बांट दिए। तो मैंने माँ से कहा कि आपको इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए थी। उन्होंने कहा है कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैंने मन्नत मांगी थी जिस दिन तुम्हें खत आएगा उसी दिन मैं सारे मोहल्ले को मीठे गुड़ की खीर खिलाऊंगी। तो मैंने माँ से कहा कि मुझे आपकी खुशी बहुत अच्छी तरह से समझ आ रही है, लेकिन आप ये बात भी सोचिए कि अभी पापा को कुछ भी पता नहीं है, और उनको अगर ये पता चलेगा तो पता नहीं क्या होगा, पता नहीं वो मुझे जाने भी देंगे या नहीं। तो उन्होंने कहा कि बेटा अपने पापा की फ़िक्र मत करो, उनको मैं समझा दूंगा। जब शाम को पापा घर आए तो उनको घर पर काफ़ी चहल पहल नज़र आया, इसलिए वह हैरान भी हुए थे, क्योंकि अक्सर टाइम सारे मोहल्ले वाले थके होते और अपने अपने घरों में आराम कर रहे होते थे, और आज सभी लोग हमारे घर में जमा थे। इसलिए उनको काफ़ी हैरानी हुई थी कि ऐसा क्या हुआ था, सब उनके घर पर आज यूं जमा हो गए थे। मैं काफ़ी परेशान हो गया था, पता नहीं पापा क्या कहेंगे। और जब माँ ने पापा को ये बात बताई तो उन्होंने इस बात का यकीन ही नहीं किया था। तुम लोगों को कोई गलतफहमी हुई हो। मैंने खत निकालकर पापा के सामने रखा, लेकिन वो पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए वो खत नहीं पढ़ सकते थे। बस उन्होंने ये कह दिया था कि बेटा मैं तुमसे यही कहता हूँ कि वहाँ पर मत जाओ, क्योंकि वहाँ की नौकरी बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है और तुम बहुत नाजुक हो, और पुलिस की नौकरी बहुत हार्ड होती है, तुम्हें वहाँ पर नौकरी करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैंने इसी वजह से चौहान जी से बात की थी। तो मैंने उनके दोनों हाथों को थाम लिए और कहा मैं जानता हूँ कि आपने मेरे भले के लिए किया जो कुछ भी किया, लेकिन क्या आपको मुझ पर यकीन नहीं है? तो उन्होंने जल्दी से मुझे देखा
और कहा कि कैसी बातें कर रहे हो बेटा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, बल्कि मुझे तो तुम पर गर्व भी है। सब लोग कहा करते थे कि पुलिस में सिर्फ काबिल लोगों को रखा जाता है। तुमने आज साबित कर दिखाया कि तुम बहुत काबिल हो। इसी वजह से तो तुम्हें वहाँ से खताया है और तुमने अपनी काबिलियत साबित भी कर दिखाया है। फिर मुझे तुम पर गर्व क्यों नहीं होगा, बल्कि तुमने तो मेरा सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि वहाँ पर बड़ी मुश्किल से ट्रेनिंग होती है और तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि हमने आज तक तुम्हें कोई वजन की चीज़ उठाने तक नहीं दिया। मैं उनकी चिंता अच्छी तरह समझ रहा था। मैंने उनसे कहा कि पापा, अगर हम लोग यहाँ पर रहते रहे तो हमारी जिंदगियाँ बड़ी मुश्किल में कटेगी। चौहान साहब के राशन पानी देने से अब हमारा गुजारा नहीं होगा, हमें कुछ और भी करना पड़ेगा, जबकि मेरे सर पर 2 बहनों की शादी करने की जिम्मेदारी भी है। इसलिए आप मुझ पर यकीन करिए और मुझे वहाँ जाने दीजिए। तो उन्होंने कहा, ठीक है, मुझे कोई समस्या नहीं, तुम तैयारी कर लो। मुझे भरोसा था पापा को मनाना इतना आसान होगा, लेकिन शायद यही बाप की मोहब्बत होती है। वह औलाद की मोहब्बत के आगे सब कुछ दांव पर लगा देता है, बस मुंह से बोलकर जताता नहीं। पापा ने मुझे पैसे वगैरह दिए थे कि मैं जाकर कपड़े जूते वगैरह ले लूँ, फिर तैयारी वगैरह कर लूँ। फिर मेरा वहाँ जाने का भी दिन आ गया। सभी बहुत उदास हो गए थे, क्योंकि इससे पहले कभी इतना दूर घर से बाहर नहीं गया था और फिर पता नहीं वहाँ से कितने महीने बाद मुझे वापस आना पड़ता। और मैं भी खुद काफ़ी उदास महसूस कर रहा था, मगर अंदर अंदर कहीं खुश भी था कि मैं अपने सपनों की मंजिल की तरफ जा रहा था। लेकिन मुझे क्या मालूम था वहाँ जाकर मुझे क्या मिलने वाला है और ये सपना किस तरह टूटने वाला है। मैं वहाँ पर चला गया और अपनी आंखों में बहुत से सपने सजा कर ले गया था और सोचा था बस अब हमारी किस्मत बदल जाएगी। यहाँ पर आकर हमारी ट्रेनिंग शुरू हो गई थी। 1.5 साल के बाद अपने ड्यूटी पर भी तैनात हो गया था। ज़रूर मेरे माँ बाप और मेरे बहनों की प्रार्थनाओं की वजह से ये सब मुमकिन हो पाया था, क्योंकि जब वहाँ पर मुझसे सवाल पूछते थे तो मुझे कुछ भी नहीं आता था। फिर उसके बाद मेरी नौकरी लग गई थी, सैलरी भी अच्छी मिलने लगी थी। मैं बहुत खुश था। जब पहली तनख्वाह मिली तो मैं घर में गया। अपने घर वालों को जब पहली तनख्वाह दी, मेरी माँ और मेरे पापा बहुत ज़्यादा खुश थे। और फिर मैंने माँ से कहा कि पहली तनख्वाह को आप जहाँ मर्जी इस्तेमाल कर लो, मगर उसके बाद मैं चाहता हूँ कि मेरी बहनों के दहेज के लिए पैसे बचा कर रखो, फिर उनके अच्छे अच्छे घरों में शादी कर दी जाएगी। तो माँ ने कहा था, तुम फिक्र मत करो, मैं ऐसा ही करूँगी। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि सबको शहर में लेकर आऊँगा, मगर पापा इस बात के लिए राज़ी नहीं हुए थे। और माँ ने भी कहा था कि बेटा, वहाँ पर लड़कियों की शादी करना बहुत मुश्किल हो जाएगी, लेकिन जब तुम्हारी अपनी शादी होगी तो तुम पत्नी को वहाँ पर रख लेना और अपनी बहनों की शादी तक हमें यहीं पर रहने दो। मुझे उनके फैसले से कोई ऐतराज़ नहीं था, क्योंकि मैं उनकी भलाई के लिए ये सब करना चाहता था। मेरी नौकरी लग गई थी और मैं यहाँ पर फिजूल खर्च बिल्कुल भी नहीं करता था और सारे पैसे जोड़कर वापस गांव में भेज दिया करता था। फिर एक दिन मेरी बहन का रिश्ता आ गया तो माँ ने मुझे कहा, तुम भी आ जाओ, आकर देख लो। तो मैंने कहा, आप लोग बड़े हैं, आप लोग देखिए। और उनको रिश्ता पसंद आ गया और यूं मेरी बहन की वहाँ पर बातचीत पक्की हो गई। इत्तेफाक से उनका दूसरा बेटा था, उस दूसरे लड़के के लिए मेरी दूसरी बहन भी पसंद आ गई थी। तो यूं मेरी दोनों बहनों की वहाँ पर शादी हो गई थी। अब उन लोगों ने कहा था वे जल्दी शादी करना चाहते हैं। तो फिर हम लोग शादी की तैयारी करने लगे थे और वहाँ से आते हुए भी मैं अपनी बहनों के लिए कोई ना कोई चीज़ लेकर आता था, क्योंकि मेरी ड्यूटी बनारस में लगी हुई थी। वहाँ पर कपड़े फर्नीचर काफ़ी सस्ते मिल जाते थे, इसलिए ये मेरे लिए काफ़ी आसान हो गया था। हर बार मैं अपनी बहनों के लिए कोई ना कोई चीज़ें लेकर जाता था। ज़िंदगी यूं ही बहुत खूबसूरत बीतने लगी थी और फिर करीब 1.5 साल बीत गया था। मेरी दोनों बहनों का दहेज इकट्ठा हो गया था। फिर मेरी बहन के ससुराल वालों ने कहा कि आपने हमसे 1 साल का टाइम मांगा था, आप लोगों को शादी कर देनी चाहिए। फिर करीब शादी की तैयारी तो हमारी लगभग हो चुकी थी। फिर 1 महीने का टाइम और मांग कर तारीख दे दी गई और फिर मेरी दोनों बहनों की शादी अच्छे तरीके से हो गई। मैं भी बहुत खुशी महसूस कर रहा था कि मैंने अपने पापा का बोझ बांट लिया और यही मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी थी और मैं उस पर बहुत ज़्यादा खुश भी हो रहा था। एक बार मैं घर गया, माँ ने कहा कि बेटा, मैं चाहती हूँ अब तुम्हारी भी शादी करवा दी जाए। मैंने कहा, माँ, मेरी अभी शादी की उम्र नहीं है। तो उन्होंने कहा कि बेटा, तुमने पढ़ाई की वजह से थोड़ा देर कर दिया, लेकिन तुम्हारी उम्र अब 25 साल की हो चुकी है। मैं भी चाहती हूँ कि अब तुम्हारी शादी हो जाए, क्योंकि हमारे गांव में रिवाज था बच्चों की शादी जल्द कर दी जाती थी। तो मैंने माँ से कहा कि मैं पहले ये चाहता हूँ कि मेरी चाचा की लड़की की भी शादी हो जाए, उसके बाद मैं अपनी शादी करूँगा।
मैं अपने चाचा की भी मदद करना चाहता था क्योंकि उनका कोई लड़का नहीं था। मेरे चाचा भी मुझे बहुत मानते थे। उसके बाद आप जहाँ मर्जी मेरी शादी कर दो, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता था मेरी माँ का ये सपना था, यानी हर माँ की तरह उनके भी अरमान थे कि बेटे की शादी जल्दी कर दी जाए। लेकिन उन दिनों कुछ और ही किस्मत मेरे लिए तय करके बैठी हुई थी। पापा का दिल का दौरा पड़ा और उनकी मृत्यु हो गई। ये मेरे लिए बहुत बुरी खबर थी, जिसने पूरी तरह मुझे तोड़कर रख दिया था। और मेरे सारे घर वाले भी टूट गए थे, क्योंकि पापा हम सब के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थे। उनके जाने के बाद घर जैसे खाली और वीरान हो गया था। मैं परेशान भी था, मेरे जाने के बाद उनका क्या होगा। वह घर पर अकेली औरत रह जाएंगी। लेकिन माँ ने मुझे कहा कि बेटा, तुम्हारा नौकरी पर जाना बहुत ज़रूरी है, तुम चले जाओ, हम यहाँ पर रह लेंगे। लेकिन मैंने मना कर दिया और कहा, माँ आप 3 औरतें हैं और मैं आपको अकेले यहाँ पर नहीं छोड़कर जाना चाहता, क्योंकि आजकल हालात भी अच्छे नहीं। अपना गांव है तो किसी तरह की फ़िक्र नहीं। मगर मैं उनके लिए बहुत परेशान था। लेकिन माँ ने मुझे यकीन दिलवाया था। मैं वापस अपनी ड्यूटी पर आ गया, लेकिन मुझे उनकी बहुत फ़िक्र लगी। मैंने सोचा क्यों ना यहाँ पर मैं एक और क्वार्टर ले लूँ। मैंने अपने डिपार्टमेंट में क्वार्टर के लिए अप्लाई कर दिया था और फिर मेरी चाची की बेटी के लिए भी रिश्ता आ गया था। और जो मेरी पहली दोनों बहनों के ससुराल से आया था, हमें कोई टेंशन नहीं थी और वह दहेज भी किसी तरह की कोई डिमांड नहीं कर रहे थे, बल्कि जल्दी ही शादी करना चाहते थे। तो मैंने माँ से कहा कि उसके जाने के बाद आप क्या करेंगी, मैं यहाँ पर क्वार्टर ले रहा हूँ, आप यहाँ पर चले आना। माँ ने कहा, तुम इसकी चिंता छोड़ दो, तुम्हारी बहनें यहाँ पास में हैं, आया जाया करेंगी, मुझे किसी तरह की कोई टेंशन नहीं रहेगी। इसलिए हमने जल्दी ही उसकी भी शादी करवा दी थी, लेकिन अपनी औकात के हिसाब से उसे दहेज दिया था, क्योंकि मैं अपनी चाची की लड़की को खाली हाथ विदा नहीं करना चाहता था। बाप के जाने के बाद परेशानियां ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। इधर माँ का भी करीब 6 महीने के बाद देहांत हो गया था। जब मुझे ये खबर मिली तो मेरे ऊपर जैसे क़यामत टूट पड़ी थी। बाप के जुदाई का गम तो इसलिए सह गया था कि माँ है, लेकिन माँ के जुदाई का गम सहना बहुत मुश्किल हो गया था। मेरे दिल में एकदम से परेशानियों ने घेर लिया था, क्योंकि उनके जाने के बाद मेरा बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। और मैं जब नौकरी पर आया, यहाँ मेरा बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया और मेरे पाँव में चोट लग गई थी। उसकी वजह से मैं चल फिर नहीं सकता था। फिर मुझे वहाँ से निकाल दिया गया और मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ था कि मेरा सपना टूट गया था। लेकिन फिर मैं ये भी सोचकर तसल्ली में था, इसमें भी भगवान की कोई न कोई मर्जी छुपी होगी। मैं अपनी बहनों की शादी तो कर दी थी, मेरे लिए ये तसल्ली की बात थी। कम से कम मेरी बहनों की शादी तो हो गई थी। फिर मेरा गांव आने में ही भलाई था। मेरी बहनें बहुत परेशान हो गई थी। मैंने कहा, फ़िक्र मत करो, पापा ये चाहते थे कि मैं चौहान जी के बंगले में ड्यूटी करूं, तो मैं वहां पर ही चला जाऊंगा। उन्होंने कहा कि खाने पीने का क्या करोगे, तो मैंने कहा, मुझे अभी पेंशन तो मिलेगी ही, मैं उसी में खा पी लिया करूंगा, इसलिए तुम लोग मेरे लिए फ़िक्र करना छोड़ दो। मैं अगले दिन जाकर जॉब के लिए वहाँ पर बात की थी। चौहान साहब पहले मुझे नहीं जानते थे, लेकिन जब मैंने अपने पापा का नाम बताया तो फिर उन्होंने कहा, ठीक है, गोदाम में लिखा पढ़ी के लिए कोई लड़का चाहिए, आप चाहो तो वहाँ पर बात कर लो। मैंने कहा, हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ, क्योंकि इसमें कोई चलने फिरने का ज़्यादा काम नहीं है, मैं बैठकर ये काम कर सकता हूँ। उन्होंने मुझे वहाँ पर रख लिया और मेरे साथ एक ड्राइवर भी था, उसी के साथ में आता जाता था। खाने पीने की टेंशन भी ख़त्म हो गई थी। मेरी बहनें भी बेफिक्र हो गई। चौहान साहब की बेटी मुझे बहुत अच्छी लगती थी। उसका किसी के साथ अफेयर चल रहा था। एक दिन मैंने उसे खुद मोबाइल पर बात करते हुए सुना था। मेरे साथ ही वो गई थी, किसी के साथ भागने की प्लानिंग कर रही थी और वहाँ के नौकरानियों का मुझे अच्छी तरह से पता था। मैंने उससे चौहान की बेटी की बात बता दी। वह आज किसी से मिलने गई थी और भागने की प्लानिंग कर रही थी। उसने ये बात किसी तरह चौहान साहब तक पहुँचा दी। तो मैं डर भी रहा था कि बहुत बड़ा खतरा मोल ले लिया है, कहीं ये मेरे गले ही ना पड़ जाए। मगर फिर मैंने सोचा कि मैंने अपने नमक हलाली करने की कोशिश की है, ये तो कोई गलत बात नहीं है। एक दिन उनकी बेटी भागने लगी तो चौकीदार ने उसे पकड़ लिया। शायद उसे चौहान साहब ने अलर्ट कर दिया था। मुझे अंदर ही अंदर कमीनी सी खुशी हुई थी, क्योंकि मैं उसे दिल ही दिल में पसंद भी करता था। लेकिन अगले दिन मैं तो हैरान रह गया जब चौहान जी ने मुझे बुलाया और कहा, मैं अपनी बेटी उर्मिला की तुम्हारे साथ शादी करने का फैसला किया है। और मैं बड़ी आश्चर्य होकर उनको देख रहा था। उन्होंने कहा कि तुम्हें कोई ऐतराज़ है? मैं उनको क्या बताता कि मेरी तो लॉटरी लग गई है, मैं तो दिल में यही चाहता था। उन्होंने मेरी उसके साथ शादी करवा दी। जब मैं ये बात अपनी बहनों को बताया तो वे तो बहुत खुश हो गई, लेकिन मैंने उनको सच नहीं बताया था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कभी भी उसे इस बात का ताना मिले। तो मेरी बहनों ने कहा, वह तो बहुत प्यारी है और तुम्हारी तो किस्मत ही खुल गई कि उनकी बेटी से तुम्हारी शादी हो गई।
उर्मिला बहुत अच्छी लड़की है, वैसे भी मैं पढ़ा लिखा था और पुलिस की नौकरी छोड़कर आया था। मैं भी यहाँ बहुत मशहूर हो गया था। मेरी तबीयत भी ठीक हो गई थी। मैंने अपने पैरों में रोड डलवा लिए थे ताकि मैं अच्छे से चल फिर सकूँ। पुलिस की आधी तनख्वाह मुझे मिल रही थी। चौहान साहब ने उस लड़की की एक ना सुनी और उसकी मुझसे शादी करवा दी और ज़बरदस्ती उसे मेरे साथ भेज दिया और मुझे कहा यहाँ पर कभी मत आना। मैं उसे लेकर अपने घर गया था। मैं यहाँ गांव में नहीं रहना चाहता था। उसे लेकर शहर आ गया क्योंकि शहर में मेरी काफ़ी जान पहचान थी, तो मैं वहीं पर नौकरी करने के लिए सोच रहा था। जिसको पसंद करता था उसके साथ शादी हो गई थी। मेरी ज़िंदगी तो बिल्कुल खुशियों में बीत रही थी, लेकिन उर्मिला बिल्कुल उदास रहती थी। उससे कुछ बोलो तो वो मुझ पर चिल्ला पड़ती थी, लेकिन मैं उसकी हालत को समझ सकता था क्योंकि जो कुछ भी हुआ था वह सिर्फ मेरी वजह से हुआ था और मैं ये कभी उर्मिला को नहीं बताना चाहता था क्योंकि मैं उसकी नज़रों में गिरना नहीं चाहता था। इसी तरह 2-3 महीने और बीत गए। उर्मिला मुझे बहुत अच्छे से बात करती थी और मेरा बहुत ध्यान रखती थी। एक दिन उर्मिला बहुत उदास थी। मैंने कहा, उर्मिला चलो मैं तुम्हें गांव लेकर चलता हूँ, तुम्हें तुम्हारे पापा से मिलवा कर लाऊंगा। तो वह रोने लगी, बोली कि नहीं, मैं वह नहीं जाना चाहती। उर्मिला को देखकर बहुत परेशान हो गया। मैं उसे माफ़ी मांगने लगा और बोला, तुम मुझे माफ़ कर दो। तो उसने मेरा दोनों हाथ पकड़ लिया और कहा कि नहीं, तुम मुझसे माफ़ी क्यों मांग रहे हो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, तुमने तो उल्टा मुझ पर एहसान किया है। अचानक हमारे घर उर्मिला की सहेली आ गई। जब वो उर्मिला से मिली तो बहुत खुश थे और वे दोनों बात कर रहे थे, लेकिन उन दोनों की बातें सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। इसका मतलब मैं ही नहीं, उर्मिला भी मुझे उतना ही चाहती थी और ये सब उर्मिला की एक चाल थी मुझे पाने की, क्योंकि उर्मिला तो मुझे बचपन से चाहती थी और जो एक्सीडेंट हुआ था वह भी उर्मिला ने ही करवाया था, लेकिन वह मेरा नुकसान नहीं करना चाहती थी। वह तो सिर्फ मेरा किडनैप करवाना चाहती थी, लेकिन गाड़ी रोकने के चक्कर में एक्सीडेंट हो गया था और मेरे दोनों पैर जख्मी हो गए थे। उर्मिला भी उतना ही परेशान हुई थी। मेरे एक्सीडेंट का सुनकर जब ये बात चौहान जी को पता चली तो वह भी बुखला गए थे, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी की वजह से ये कड़वा घूंट भी पी लिया था और मुझे कानों कान खबर भी नहीं हुई। और वहाँ मुझे नौकरी देकर मुझ पर एहसान जताकर उन्होंने उर्मिला की शादी मुझसे कर दी। इतना बड़ा खेल रचाया और मुझे कानों कान खबर ना हुई। जब मैं उन दोनों सहेलियों के सामने गया, उनके पसीने छूट गए, लेकिन उर्मिला तुरंत मेरे पैरों में गिर गई। उर्मिला ने कहा, मुझे माफ़ करना, मुझे तुमसे इतनी मोहब्बत थी, मैं क्या बताऊं, लेकिन मैं तुम्हें कैसे बताती। तुम गांव के नौकर के बेटे थे। जब तुम्हारी नौकरी लगी थी उससे मैं बहुत खुश थी कि मैं एक दिन भागकर तुम्हारे पास आ जाऊंगी, लेकिन अनजाने में तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया और तुम खुद ही गाँव में आ गए। मैंने उर्मिला को माफ़ कर दिया क्योंकि मैं भी उर्मिला से उतना ही प्यार करता था। उर्मिला वहाँ अच्छी जॉब करने लगी थी और हमें किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं थी। चौहान जी उर्मिला से इसलिए नाराज़ थे क्योंकि उन्हें पता था उनकी बेटी ने एक नौकर के बेटे से प्यार कर लिया और उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, इसलिए उन्होंने मुझे कुछ ना कहा और चुप से हम दोनों की शादी करवा दी। मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि उर्मिला ने जो कुछ किया वह सही था या गलत, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मेरी वीडियो जहाँ से भी आप लोग देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और अपने राज्य का नाम ज़रूर बताइए। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है और उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं और लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।